श्री गजेंद्र सरकार जी उपस्थित हैं। आप भी ज्योतिष के हमारे क्षेत्र के बड़े ही मनीषी हैं, मूर्धन्य विद्वान में आपकी गिनती आती है और ज्योतिष शास्त्र में एक चमकता हुआ सितारा हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय गजेंद्र सरकार जी का। सभी को मेरा प्रणाम। मंच पर आसीन हस्तियों को और सामने मेरे सम्मुख सभी श्रोतागण को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बिना भूमिका के अपनी बात को रखने का प्रयास करता हूं क्योंकि समय की सीमा है। साथियों, मैं नाड़ी ज्योतिष पर कार्य करता हूं और आज जो विषय लेने वाला हूं वो है धर्म, आध्यात्म, संन्यास, मोक्ष योग और नाड़ी ज्योतिष। और चूँकि मैं नाड़ी ज्योतिष या भृगुनंदी नाड़ी पर बात करने वाला हूँ तो आप सभी से आग्रह होगा कि अगर मेरे द्वारा कही गई बातों को, सूत्रों को आप निरीक्षण और प्रयोग में लाएं तो कुछ नाड़ी ज्योतिष की देखने की पद्धतियों का भी इस्तेमाल करें। जैसे सम सप्तक के साथ हम युति, 2/12 के संबंध को भी कुछ कम प्रतिशत से युति, 3/12 के संबंध को 35 से 40% का संबंध और एक किसी भी ग्रह से त्रिकोण यानी 5 और 9 में बैठे ग्रह को भी युति स्वरूप स्वीकार करते हैं। और परिवर्तन और वक्री ग्रह को भी जहाँ वो जा रहे हैं परिवर्तन और वक्री ग्रह वहाँ भी काउंट किया जाता है। तो साथियों, अपने विषय पर आता हूँ। नाड़ी ज्योतिष का दृष्टिकोण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाड़ी ज्योतिष जो होता है वो कालपुरुष कुंडली को आधार बनाकर अपना कार्य करता है। मेरी गति थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि समय की सीमा है, कृपया स्वीकार कीजिएगा। तो हम देखते हैं कि कालपुरुष कुंडली में लग्न भाव में मंगल की राशि आती है, यानी यहाँ से पुरुष की देह जन्म लेती है और ये देह जो होती है वो अष्टम भाव में समाप्त हो जाती है। पर इस देह के समाप्त, जन्म और समाप्त के बीच 8 भाव कवर हो जाते हैं, पर उसके बाद भी कुंडली खत्म नहीं होती। 9 से लेकर 12 भाव और राशियाँ फिर भी विद्यमान रहते हैं, जो क्या बताते हैं कि देह के समाप्त होने से कर्मों का, प्राणों का, मोक्ष का, मुक्ति का और प्रतिफल का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। और कर्मों के प्रतिफल, भाग्य, प्राण और मोक्ष के लिए व्यक्ति को एक से अधिक जन्म लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के बाद गुरु की राशि आती है, जैसे हम प्राण और जीव की राशि कहते हैं। उसके बाद मकर राशि कर्मों की होती है हमारे, 11वीं राशि कर्मों का प्रतिफल होता है और 12वीं राशि मोक्ष को दर्शाता है। ये चारों राशियां कालपुरुष कुंडली के एक एक त्रिकोण को बताती है। नवम भाव और धनु राशि धर्म त्रिकोण को बताती है, 10th भाव और मकर राशि अर्थ त्रिकोण को बताती है, 11th भाव और कुंभ राशि काम त्रिकोण को बताती है और 12th भाव और मीन राशि मोक्ष त्रिकोण को बताती है। और ये सारे त्रिकोण जो होते हैं उस पूरे त्रिकोण की, ये राशियां जो होती हैं उस पूरी कुंडली के त्रिकोण की पराकाष्ठा होती है। नवम भाव और धनु राशि धर्म त्रिकोण की पराकाष्ठा होती है, इसलिए हम सबसे अधिक नवम भाव और धनु राशि को देखते हैं अपने भाग्य और धर्म के लिए। 10th भाव और कर्म राशि अर्थ त्रिकोण की पराकाष्ठा होती है, क्योंकि हमारे जीवन का कर्म जो है वो सबसे मूल्यवान होता है। 11th भाव और कुंभ राशि काम त्रिकोण की पराकाष्ठा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा लाभ उस राशि में छिपा है। और 12th भाव और मीन राशि मोक्ष त्रिकोण की पराकाष्ठा होती है, वहीं जाकर इंसान जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त होता है। धर्म, कर्म, आध्यात्म, ज्योतिष, सम्मान पर मैं बात करूंगा। कालपुरुष कुंडली में एक दृष्टिकोण है कि हमारे कर्म और हमारे जीव और हमारे प्राण, इनको हम विशेष रूप से देखते हैं, क्योंकि जो अनुभव कर रहा है वो जीव और गुरु है, देवगुरु बृहस्पति, और जिन कर्मों के माध्यम से वो पुरुषार्थ कर रहा है वो शनि महाराज है। तो इन दोनों की जीवन की यात्रा, इन दोनों में कुंडली का प्रभाव, इनकी जर्नी कुंडली में कैसी है, उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि हमारे कर्म धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्योतिष, सम्मान, गुरु परंपरा से जुड़े हुए या आध्यात्म और मोक्ष या मुक्ति के मार्ग पर जा सकते हैं कि नहीं। कालपुरुष कुंडली के नवम भाव पर यानी धर्म के भाव पर, सम्मान के भाव पर, भाग्य के भाव पर अपना अधिकार रखने वाले गुरु को हम क्या कहते हैं? देवगुरु बृहस्पति। और उसी को पुरुष कुंडली में हमने जीव कहा है और प्राण कहा है सभी कुंडलियों में। जब इसका संबंध कालपुरुष कुंडली के कर्म स्थान के स्वामी हमारे पुरुषार्थ शनि से होता है तो इसे नाड़ी ज्योतिष में धर्म कर्म योग कहा गया है। इस योग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इस योग के साथ साथ जितने प्लैनेट इसमें जुड़ते जाते हैं वो हमारे धर्म की, आध्यात्म की, सम्मान की, मान की, ज्योतिष की गतिविधियों को संचालित करते हैं। अगर गुरु शनि योग के साथ सूर्य जैसा प्लैनेट अगर आ जाए तो ये कालपुरुष के पंचमेश और नवमेश सूर्य और गुरु के साथ हमारे कर्मों का संबंध होता है। इसे नाड़ी ज्योतिष में जीवात्मा योग भी कहा गया है। ये योग धर्म, ज्योतिष, ज्ञान, मान, सम्मान, शिक्षण, शासकीय सेवा, इन सब क्षेत्रों में अच्छी सफलता देता देखा गया है। अगर मंगल इस योग में आ जाता है तो धर्म ज्ञान के क्षेत्र में थोड़ी सी रुकावट डाल सकता है। बुध अगर इस योग में आता है
तो हमारी बुद्धि को भी प्रखर करता है, साथ ही हमारी मेमोरी, शैक्षणिक क्षमता, बुद्धि, प्रखर बुद्धि, इनमें ऊंचाई भी देता है और धर्म के क्षेत्र में, वक्ता होने के क्षेत्र में हमें ऊंचाइयां दिला सकता है। अगर शुक्र इस योग में आता है तो गुरु शुक्र 2 गुरुओं का योग बन जाता है। कई ज्योतिष विधाओं में इस योग को कढ़ाव कहा गया है, क्योंकि भोग का कारक गुरु देवगुरु बृहस्पति के साथ आ जाता है। पर नाड़ी ज्योतिष ये मानता है 2 गुरुओं का योग व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, मान, सम्मान, अच्छी शिक्षा, सरलता, सहजता, स्वीकार और आयुर्वेद को बढ़ाने वाला होता है। अगर इस योग से हमारी कुंडली के शनि का संबंध बनता है तो ये 2 गुरुओं से शनि का संबंध होता है, जो हमारी ऊंचाइयों को बढ़ाता है। इसी के साथ अब बसते हैं राहु और केतु। इनको भी बड़ी गहराई के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर केतु इस योग में आता है तो केतु हमारी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को बढ़ा सकता है। पर अगर राहु आता है तो इसको देखने के 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं, क्योंकि राहु एक वृद्धि कारक ग्रह है। जिस योग में आता है उसकी वृद्धि करता है। अगर शुभ योगों में आता है तो शुभ योगों की वृद्धि करता है, और अगर दुर्योगों में आता है तो दुर्योगों की वृद्धि करता है, और अगर किसी कमजोर योग में आता है तो अपने कुछ प्रभाव भी देता है। तो गुरु शनि को मैंने कहा धर्म कर्म योग। अगर धर्म कर्म योग में वृद्धि का राहु आ जाए तो ये बन जाता है धर्म कर्म वृहद योग। तो ये धर्म कर्मों की ऊंचाइयों को बढ़ा सकता है। अगर इसके साथ शुक्र भी आ जाए, सूर्य भी आ जाए, गुरु भी आ जाए तो उसकी ऊंचाइयों को और बढ़ा देता है। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि धनु मीन राशि में राहु और उसके साथ कितने सारे प्लेनेट यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वैसे तो हम राहु शुक्र योग को भी खराब मानते हैं, पर गुरु शुक्र के साथ अगर राहु आ जाए तो ये गुरु शुक्र 2 गुरुओं के योग की धार्मिकता, आध्यात्मिकता, मान सम्मान, सरलता, सहजता और ज्ञान की प्यास को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। मुझे एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ नेहा श्री जी की कुंडली देखने का। तो मैंने देखा कि उनके द्वादश भाव में शुक्र, चौथे भाव में राहु था और अष्टम भाव में गुरु था। यानी नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से गुरु शुक्र और राहु का त्रिकोण संबंध बनाता हुआ, यानी 2 गुरु और उनको बढ़ाने वाला राहु। इसलिए इस प्रोग्राम में हम लोग आज हैं, क्योंकि अभी वही योग लगभग बना हुआ है। पर चूंकि मैं बात करने आया हूँ आध्यात्म संन्यास और मोक्ष योग की, ये गुरु वाले योग, राहु वाले योग, सूर्य वाले योग, जीवात्मा योग में राहु, ये आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ज्ञान, ऊंचाई तो दे सकते हैं, पर मोक्ष संन्यास की अगर बात करें तो इसके लिए त्यागना जरूरी है, छोड़ना जरूरी है, समर्पण जरूरी है, भक्ति जरूरी है। उस योग की बात करता हूँ। अभी जो बताया राशियाँ और भाव वही रहेंगे, बस कुछ प्लैनेट और कुछ ग्रह और कुछ भाव बदल जाएंगे। इसमें एक ग्रह जिसे मैं सबसे ज़्यादा ऐड करना चाहूँगा वो होगा केतु। क्योंकि मोक्ष कब मिलता है? अगर हम मोक्ष शब्द का संधि विच्छेद करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है मोह प्लस क्षय। तो मोह का क्षय हो जाता है तो मोक्ष बन जाता है। और मोह के क्षय के लिए आवश्यक है कि हमारे योगों में, जिन योगों की हम बात कर रहे हैं, उसमें केतु प्रबल हो। कम करना, उसमें केतु की प्रबल भूमिका हो, क्योंकि केतु ही आत्म, मोक्ष, मुक्ति, संन्यास, विरक्ति, आध्यात्म, इन सब योगों का कारक होता है। और केतु ही समर्पण का कारक है। इसके लिए जो भाव मैं ऐड करूंगा वो होगा द्वादश भाव, क्योंकि द्वादश भाव कालपुरुष कुंडली के चरण हैं, श्री हरि के चरण, और उस चरणों में झुककर समर्पण कर ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कालपुरुष कुंडली में शुक्र, जिसे माता लक्ष्मी का कारक कहा गया है, वो द्वादश भाव में जाकर श्री हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित कर उच्च का हो जाता है। और बुद्ध जैसा ग्रह जो बुद्धि, तर्क, लॉजिक, अपने फायदे देखने वाला ग्रह है, वो द्वादश भाव में जाकर इसलिए नीचे हो जाता है क्योंकि मोक्ष में, मुक्ति, संन्यास में, समर्पण में, प्रेम में, भक्ति में और मुक्ति में बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। सही है, सुख में बुद्धि की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए उसे नीचे जाना पड़ता है। साथियों, समय कम हो रहा है, बोलने की इच्छा बहुत है, पर मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर रहा हूँ एक योग बताते हुए कि आध्यात्म, मोक्ष, संन्यास योग होता है, वो होता है गुरु शनि चंद्र केतु योग। इसमें कोई और प्लेनेट भी आ जाए तो ये हमारे यहाँ मोक्ष आध्यात्म संन्यास की संभावनाओं को बढ़ा देता है। ये युति में भी बन सकता है, 2-12 में भी बन सकता है, त्रिकोण में भी बन सकता है, और हमारे गुरु और शनि जैसे ग्रह अगर यात्रा में इन प्लेनेट से मिलते हैं जर्नी में तो उनसे भी बन सकता है। मैंने थोड़ा गति ज़्यादा रखी है, पर क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद सभी को।